हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं लेके आई हूँ आपके ट्रिपल कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। यानी कि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं समास विग्रह करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका विग्रह कर्मधारय समास के हिसाब से करें या उसका हम बहुब्रीहि समास के हिसाब से करें या फिर द्विगु समास के हिसाब से करें। तीनों समासों को हम फाइंड आउट करने में, उसको सॉल्व करने में उस शब्द को बहुत ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है। आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं कुछ एग्जाम्पल से आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करूंगी। सो बी रेडी। आज हम तीनों समासों को एक साथ समझेंगे और जो ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी कुछ शब्दों के समास विग्रह करने में कि उस समास में कर्मधारय यूज करें कि हम बहुब्रीहि यूज करें कि हम द्विगु यूज करें, इस कंफ्यूजन को चलिए दूर करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कर्मधारय समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है और द्विगु समास क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद फिर हम उस ट्रिपल कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे। समझते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? अब आप ये जानते हैं कि समास विग्रह करने पर या समस्त पद बनाने में आपके कम से कम दो पद तो होने ही हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दो पद तो होते ही, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद क्या होता है? विशेषण, यानी कि क्वालिटी बताता है। और जो दूसरा पद होता है उत्तर पद, वो होता है विशेष, जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है दोनों पदों में। ठीक है, और इसमें जो हम योजक शब्दों का, जिन शब्दों का विग्रह करने में हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं योजक शब्द, है ना। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? कहीं कहीं पर हम है जो का यूज करते हैं, कहीं पर हम के समान का यूज करते हैं, कहीं हम रूपी का यूज करते हैं। इन शब्दों को हम यूज करके इनका विग्रह करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे आपका है घनश्याम, तो क्या होगा इसका? आपका विग्रह क्या होना चाहिए? घन माने क्या होता है? बादल, बादल के समान काला। इसका जो मीनिंग आया वो क्या आया? घनश्याम हम कहते हैं कृष्ण भगवान को, तो लेकिन इस शब्द का मीनिंग क्या आया? बादल के समान काला, यानी घन के समान श्याम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, कंठ माने गला, यानी कि हम कहते हैं शंकर जी को कहते हैं नीलकंठ, लेकिन यहाँ जब हम विग्रह कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? नीला है जो कंठ। हम है जो के समान या रूपी कुछ भी यूज शब्द के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा हुआ घनश्याम, क्या हुआ? घन के समान श्याम। फिर नेक्स्ट है नीलकंठ का हमारा क्या हुआ? नीला है जो कंठ। नेक्स्ट हमारा है विद्याधन, तो इसका क्या होगा? विद्या रूपी धन। विद्या, हम विद्या को क्या बोलते हैं? विद्या रूपी धन। महादेव महान है जो देव। ठीक है, इसका हम कर्मधारय में जो विग्रह करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे, शब्द के हिसाब से हम है जो या के समान या रूपी लगाते हैं। ठीक है, महादेव का क्या हुआ? महान है जो देव। नेक्स्ट है गजानन, यानी गज, गज माने क्या होता है? गज माने हाथी। गज के समान। आनन माने क्या होता है बताइए? आनन माने मुख। वैसे हम किन्हें कहते हैं गजानन? गणेश जी को कहते हैं, तो लेकिन हम यहाँ विग्रह क्या करेंगे? गज के समान आनन, है ना, यानी हाथी के समान जिनका मुख है, गज के समान आनन। चंद्रमुख, फिर क्या होगा? चंद्र के समान मुख, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र के समान मुख। पीतांबर क्या होगा? पीला है जो, अंबर माने क्या होता है? आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। पीत माने पीला होता है। पीतांबर पीला, यानी कि पीत। पीला है जो वस्त्र, यानी कि अंबर। अंबर माने वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। तो हम पीतांबर का कर्मधारय समास के हिसाब से क्या करेंगे? पीला है जो वस्त्र। अब ये हमारे विग्रह किसके थे? कर्मधारय समास के।
जिसमें आपका एक पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, यानी कि एक पद दूसरे पद की विशेषता यानी क्वालिटी बताता है। ये हमारी कर्मधारय समास की पहचान है और इसी तरीके से हम विग्रह भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। आपने कर्मधारय में देखा था कि एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में जो दो पद होते हैं वो दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू नहीं होती है। वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद को शो करते हैं, यानी किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं। तो वो अन्य पद जो होता है वही प्रधान होता है। जो दो पद आपके दिए हैं वो प्रधान नहीं है, वो मेन नहीं है, लेकिन वो दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं और वो तीसरा पद क्या कहलाता है? वो प्रधान हो जाता है। यही होता है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, और इसमें जो हम शब्द यूज करते हैं, योजक शब्द विग्रह करने में, वो क्या होते हैं? है जिसका, है जिसके, है जिसकी या है जिसने। इस तरीके से हम बीच में शब्दों का यूज करते हैं विग्रह करने में। कैसे करेंगे उसको आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपका है त्रिलोचन, ठीक है, तो क्या होगा? त्रि माने क्या होता है? तीन, तो तीन है। लोचन माने क्या होता है बताइए? नेत्र, नयन, आंखें। तीन है लोचन जिसके, अर्थात क्या होगा? कौन है? किनके तीन नेत्र? अर्थात शिव, शिव भगवान, है ना। तो हमारा इसमें देखिए त्रिलोचन में तीन और लोचन ये दो पद थे, इनकी वैल्यू नहीं थी। इनको जब हमने विग्रह किया तो हमारा तीसरा पद क्या आया? भगवान शिव। तो ये शिव जो तीसरा पद है, अन्य पद है, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। अब नेक्स्ट देखिए एक दंत, एक है दंत जिसका, क्या होगा? दंत माने क्या होता है? दांत। एक है दंत जिसका, अर्थात बताइए कौन है? एक दांत वाले कौन है? गणेश, अर्थात गणेश। हम गणेश जी को कहते हैं एक दंत दयावंत कहते हैं। तो एक दंत यानी कि एक है दंत यानी दांत जिसका, अर्थात गणेश। तो गणेश हमारा अन्य पद हो गया, तो ये हमारा प्रधान हो गया, मेन हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। फिर देख गिरिधर। अब गिरि और धर ये दो पद हैं। गिरि माने क्या होता है? पर्वत। धर माने होता है धारण करने वाले। वैसे हम किन्हें कहते हैं गिरधर? कृष्ण भगवान को। तो लेकिन इस शब्द का विग्रह हम कैसे करेंगे? समास विग्रह। गिरि, गिरि को, गिरि यानी पर्वत को, गिरि को, गिरिराज पर्वत को, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात क्या आएगा? कृष्ण भगवान, अर्थात कृष्ण। गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। यानी गिरि और धर मेन नहीं है, ये दोनों मिलकर हमें तीसरा पद कृष्ण जी की ओर इंगित कर रहे हैं कि गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। हुआ क्लियर? कितना सिंपल है। आप देखिए दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। अंशुमाली, अंशु माने क्या होता है? किरणें, रेज। माली माने माला। अंशु यानी अंशु, आप लिख सकते हैं किरणें भी लिख सकते हैं। किरणें है माला जिसकी, क्या होगा? किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात कौन हुए? सूर्य भगवान। किरणें किसकी होती हैं? किरणें सूर्य भगवान की होती हैं। तो अंशुमाली का क्या होगा? अंशु यानी किरणें, किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य भगवान। तो ये हमारा जो सूर्य है ये हमारा हुआ तीसरा पद। इसमें हमारा गणेश जी थे, इसमें हमारे कृष्ण जी थे, इसमें शिव जी, यानी कि इसमें तीसरे पद मेन है, प्रधान है। नेक्स्ट देखिए चतुर्मुख, है ना। तो चार है, क्या होगा इसका विग्रह समास? चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो हमारा इसमें अन्य पद क्या हुआ?
ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। तो इस तरीके से आपने देखा बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं और वही प्रधान होता है। ये इस समास की पहचान है। और कर्मधारय में क्या था, एक पद दूसरे पद की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। हुआ सिंपल, दोनों को डिफरेंशिएट करना, दोनों को आइडेंटिफाई करना कितना इजी हो गया। अब इसके साथ ही हम समझेंगे द्विगु समास, और क्योंकि तीनों का जब हम शब्द का विग्रह करते हैं तो तीनों समासों में कंफ्यूजन होता है। उसी को हम दूर करते हुए पहले हम थर्ड समास द्विगु समास को एक बार क्लियर करेंगे, फिर हम आपको इसके आगे का प्रोसीजर समझाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का कोई टफ रूल नहीं है, इसका बस ये पहचान होती है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि न्यूमरल होता है। दो पदों में पहला पद आपका नंबर को शो करेगा। अब आप कहेंगे कि नंबर शो करने वाले शब्द तो इसमें भी हैं बहुब्रीहि समास में, तो यही आपका जो कंफ्यूजन है वही हम दूर करेंगे। पहले हम द्विगु समास को क्लियर करें, फिर आपका जो ये कंफ्यूजन है कि दोनों में सेम हो सकते हैं तो हम क्या करें, कैसे विग्रह करें, उसको हम समझेंगे। देखिए, पहला पद संख्यावाची होता है किसमें, द्विगु समास में। जैसे हमारा है नवग्रह, तो इसमें हम जब विग्रह करते हैं तो हम समूह को या ग्रुप को शो करते हैं। समूह यानी कि समाहार, समूह भी कहते हैं, समाहार भी कहते हैं। जैसे आपका है नवग्रह, तो क्या बनेगा, नव माने 9 होता है, तो 9 ग्रहों का क्या होगा, समूह या समाहार। नवग्रह मीन्स क्या हुआ, 9 ग्रहों का समूह। ऐसे ही पंचवटी, 5 वटियों का समूह या समाहार। ठीक है। त्रिरत्न, त्रि माने 3 होता है, 3 रत्नों का समूह। ठीक है, ये आपका होता है द्विगु समास। इसमें देखिए बराबर आपका पहला पद संख्यावाची न्यूमरल आ रहा है। षडानन 6, षड माने होता है 6, षड यानी कि आप षड कहिए या फिर 6 कहिए। ठीक है, 6 आनन माने क्या होता है, मुख, 6 आननों का समूह। ठीक है, इस तरीके से आपका षड माने 6 होता है। आप षड लिखें या 6 लिखें, बात एक ही। आनन माने मुख होता है, तो षड यानी कि 6 आननों का समूह। नेक्स्ट है दशानन, इसका क्या होगा, 10 माने होता है, 10 माने 10 यानी कि 10 आननों का समूह। अब आपको ये समास क्लियर हो गया होगा कि द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह, समाहार यानी ग्रुप का बोध होता है। अब ये तीनों समास तो आपके एकदम क्लियर हो गए। अब अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक शब्द के आपको समास विग्रह कैसे करने हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप विग्रह करेंगे, है ना, जिस तरीके से विग्रह करेंगे उस विग्रह के आधार पर ही आपका समास पहचाना जाएगा। कैसे, जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका है षडानन। ठीक है, तो षड माने 6 होता है, 6 आननों का समूह। पहला पद संख्यावाची है, ठीक है, तो हमने इसका क्या करा, 6 आननों का समूह। तो ये आपका समास कौन सा हुआ, द्विगु समास। ठीक है, अगर इसका विग्रह हम ऐसे करते हैं कि 6 आनन हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय भगवान, अर्थात कार्तिकेय भगवान। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं, अगर इसका विग्रह हमने ये किया कि 6 आनन है जिसके, अर्थात कार्तिकेय, यानी कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करने लगे, तो समास कौन सा कहलाया, बहुब्रीहि समास। तो हमारा फिर ये रूल चल जाएगा। अगर इसका विग्रह हम ऐसा करते हैं, तो अगर हम समूह के रूप में करते हैं, तो समूह या संख्या के रूप में करते हैं तो हम लिखेंगे द्विगु समास। और अगर हम विग्रह करते हैं 6 आनन है जिसके, अर्थात कार्तिकेय, तो दोनों पद मिलकर किसी अन्य यानी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर इस तरीके से करेंगे विग्रह तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने इसका विग्रह किया कि 6 हैं जो आनन, 6 हैं, या षड लिखिए, 6 लिखिए, 6 हैं जो आनन, आनन माने मुख,
अगर आपने ये विग्रह किया, 6 है जो आनन या षड है जो आनन, अब है जो लगाएंगे तो वो किस में आएगा, यानी कि पहला पद हो गया क्वालिटी विशेषण और सेकंड पद हो गया विशेष। जब हमारा पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष, तो हमारा समास कौन सा होता है, कर्मधारय। तब हमारा समास बन जाएगा कर्मधारय, ना बहुब्रीहि बनेगा ना द्विगु बनेगा। विग्रह के अनुसार ही आप समास पहचानेंगे, जैसा विग्रह करेंगे वैसा ही समास बनेगा। अब देखिए आप इस शब्द के 3 विग्रह हो गए। 3 विग्रह होने पर उन विग्रहों के आधार पर आपके समास बन गए। समूह का बोध होने पर, ग्रुप का बोध होने पर, संख्या का बोध होने पर द्विगु हो जाएगा, किसी अन्य पद को शो करने पर बहुब्रीहि हो जाएगा, और विशेषण और विशेष का संबंध होने पर हमारा कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले एग्जाम्पल में और देखते हैं। जैसे आपका है दशानन, तो आपने क्या किया, 10 आननों का समूह, इसमें आपने संख्या को शो किया, समूह को शो किया, ग्रुप को शो किया, तो आपका हो गया द्विगु समास। और अगर आपने कहा होता कि 10 हैं आनन जिसके, किसके थे, रावण, अर्थात रावण। ठीक है, अगर आपने ऐसे इसका विग्रह किया कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो आपका यानी दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता, बहुब्रीहि समास हो जाता। और अगर आप विग्रह करते 10 यानी कि 10 है जो आनंद, ठीक है, अगर आपने ये विग्रह किया होता 10 है जो आनन, है ना, तो यानी कि 10 क्वालिटी हो गई आननों की, यानी विशेषण विशेष का संबंध हो गया। अब है जो आया है आप पहचान जाएंगे, या कौन सा होना चाहिए, कर्मधारय। यानी एक ही शब्द के हमने 3 विग्रह करे तो हमारे 3 समास बन गए। अगर आपके पेपर में एग्जाम्स में जैसे आपका शब्द अगर आता है दशानन, तो आप तीनों विग्रह लिख सकते हैं। तीनों विग्रह अलग अलग लिखकर तीनों के आगे समास का नाम लिखेंगे, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपका एग्जामिनर समझेगा कि इसको समास की जानकारी है, ये विग्रह करना जानता है और विग्रह के आधार पर समास को पहचानना जानता है। इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 या 3 विग्रह एक साथ बन सकते हैं। नीलकंठ का आपने क्या बनाया, नीला है जो कंठ, ठीक है, ये शब्द था, इसका आपने समास विग्रह क्या किया, नीला है जो कंठ। तो यहाँ पर है जो यूज हुआ है और क्वालिटी शो कर रहा है, एक है विशेषण एक है विशेष। ठीक है, तो ये हमारा समास कौन सा हुआ, कर्मधारय। लेकिन अगर इस शब्द का एक विग्रह और हो सकता है, क्या हो सकता है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, भगवान शिव। तो अगर हम लिखते हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव या शिव, तो हमारा कौन सा होना चाहिए, बहुब्रीहि, क्योंकि वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं। आप नीलकंठ शब्द का अगर विग्रह करने को आता है, आप दोनों विग्रह अलग अलग करके दोनों के समासों के नाम लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही एग्जाम्स में स्कोरिंग होगा, है ना। अब ऐसे देखिए एक और है, जैसे आपका है एक दंत, ठीक है, आपने क्या कहा, एक है दंत जिसका अर्थात गणेश, ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुब्रीहि का। अगर आपने इसका विग्रह किया एक है जो दंत, क्या कहा आपने, एक है जो दंत, एक है जो दांत या एक है जो दंत, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। विग्रह जैसा करेंगे वैसे ही आप समास को पहचानेंगे, लिखेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, आप जैसे आपका है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो इसका आपका समास कौन सा बना, बहुब्रीहि। अगर आप कहते 3 है जो लोचन यानी कि 3 है जो नेत्र, तो कौन सा होता, कर्मधारय। और अगर आप कहते कि 3 लोचनों का नेत्रों का समूह, क्या कहते हैं आप, 3 लोचनों का या 3 नेत्रों का समूह, तो क्या होता, द्विगु होता। इसके तीनों बन सकते थे, क्योंकि त्रि शब्द आपका संख्यावाची है, तो इसका द्विगु समास भी बन सकता था। इसका बहुब्रीहि तो आपका बन ही गया, इसका आपका कर्मधारय भी हो गया, और इसका संख्यावाची होने की वजह से
द्विगु समास भी बन सकता है। अब आपने देखा कि एक शब्द को हम अलग अलग विग्रह करके अलग अलग समास शो कर सकते हैं। अब जैसे आपका है चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है, तो ये आपका समास कौन सा हुआ? बहुब्रीहि हुआ। अगर आप कहते हैं चार मुखों का समूह तो क्या होता? द्विगु समास। अब आप कहते हैं चार हैं जो मुख, चतुर हैं जो मुख, यानी चार हैं जो मुख, तो क्या होता? कर्मधारय। अब आया समझ में? इस तरीके से आपको तीनों समासों को पहचानने में कंफ्यूज नहीं होना है, पजल्ड नहीं होना है। मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि आप शब्द का 2 या 3 तरीके से समास विग्रह कर सकते हैं। पहले आप शब्द पढ़िए, उसको पहचानिए कि वो संख्यावाची है कि नहीं है, फिर उसके बाद देखिए कि उसके कितने विग्रह हो सकते हैं। अब जैसा आप विग्रह करेंगे वैसे ही आप समास लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसका रूल नहीं है, बस आप शब्द का विग्रह जैसे करते जाएंगे वैसे ही आपका समास बनता जाएगा, चाहे वो बहुब्रीहि हो, चाहे वो द्विगु हो, चाहे वो कर्मधारय हो। यही इन तीनों की सिमिलरिटी है, यही इन तीनों का डिफरेंस है। और आई होप आपको आज ये वीडियो देख के इन तीनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डाउट्स थे, जो भी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा बहुत परेशानी थी, वो सब खत्म हो गई हो। अब आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, जिससे आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट, इन तीनों का डिफरेंस, इन तीनों की सिमिलरिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर आपको एग्जाम्स में समास विग्रह करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है, आपकी स्टडीज में हेल्प करता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो करिए, लाइक तो बनता है। और अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करिए। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।